चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हमारे टेक्निकल पैनल पर हमारे एक्सपर्ट्स भी जुड़ गए हैं। उनका स्वागत करते हैं। हमारे साथ राजेश पालविया है और रुद्र मूर्ति जी भी जुड़ गए हैं। गुड आफ्टरनून जेंटलमैन, आप दोनों का ही स्वागत है ईटी नाउ स्वदेश पर। इस वक्त तो बाजार में भारी बिकवाली छाई हुई है। 17,795 के लो हमने देखे और उन्हीं स्तरों के आसपास भारी बिकवाली का माहौल। राजेश जी, ओवरसोल्ड हो चुका है, शॉर्ट कवरिंग पॉसिबल है, लेकिन क्या लगता है सोमवार के ट्रेडिंग सेशन में, आज फ्राइडे सेशन तो बिल्कुल बाजार वॉश आउट होता हुआ दिखा, क्या आने वाला हफ्ता क्वार्टर 3 रिजल्ट्स कुछ हद तक बाजार को संभालने की कोशिश करेंगे? गुड आफ्टरनून मानसी जी। या तो मार्केट देखे तो यस, नियर टू सेटअप के हिसाब से तो ओवरसोल्ड हो चुका है। पीसीआर देखे तो 0.76 के आसपास अभी चल रहा है, तो काफी कुछ सप्लाई यहाँ पे ऑलरेडी मार्केट में आते हुए दिखी है स्पेशली लास्ट 2 ट्रेडिंग सेशन में। लेकिन हमें लगता है कि 17,800 यहाँ से एक इम्पोर्टेंट लेवल रहेगा। और अभी जिस तरीके के सेटअप बने हुए, निफ्टी देखे तो 50 डे 100 डे मूविंग एवरेज के नीचे फिसल चुका है, और बैंक निफ्टी भी देखें तो आज 50 डे मूविंग एवरेज के नीचे फिसलते हुए दिख रहा है। तो हमें लगता है दोनों इंडेक्स में नियर टर्म सेटअप पे एक वीकनेस तो जरूर यहाँ पे बनते हुए दिखी है। और जिस तरीके से कॉल राइटर्स ने अपनी पोजीशन एग्रेसिवली ऐड करी है, हम यहाँ पे होते हुए दिखी, तो एक हर्डल जैसा काम करेगा 18,000 18,050 के लेवल। जब तक ये लेवल के ऊपर मार्केट क्लोज नहीं होते, छोटे मोटे उछाल में वापस सप्लाई बनते हुए दिखेगी। वहीं अगर हम देखें तो पुट राइटर जो अभी यहाँ पे एक्टिव है वो 17,800 17,700 के स्ट्राइक पे है। तो हमें लगता है ये लेवल पे सपोर्ट बनेगा कहीं ना कहीं, और मार्केट वहां से एक पुल बैक दे सकता है। बट हायर साइड पे हमें लगता है 18,050 ये एक मेजर हर्डल रहेगा। कोई भी पुल बैक में वहां पे वापस सप्लाई बनेगी। बैंक निफ्टी का स्ट्रक्चर जरूर नियर टर्म पे वीक हुआ है, ये एक कंसर्न यहाँ पे देखने को मिल रहा है। मोस्ट ऑफ द प्राइवेट बैंक्स में देखा है हमने कि एक हेल्दी प्रॉफिट बुकिंग जो कि यहाँ पे इनिशिएट होते हुए दिखी है। मोस्ट ऑफ द प्राइवेट बैंक एक करेक्शन के दौर से यहाँ पे हमें लगता है गुजरते हुए दिख रहे हैं। तो थोड़ा करेक्शन एक्सटेंड हो सकता है मार्केट में, लेकिन कुछ पॉकेट्स जरूर है मार्केट में जहाँ पे अभी भी एक अच्छे सस्टेन्ड बाइंग इंटरेस्ट बने हुए। वहाँ तो हमें लगता है थोड़ा स्टॉक स्पेसिफिक होना पड़ेगा। और इंडेक्स हमें लग रहा है एक दायरे में रहेगा 17,800 से 18,050, ये दायरा रहेगा इंडेक्स का कुछ समय के लिए। रुद्रा भी हमारे साथ हैं। रुद्रा, ये बताइए, आप तो काफी टाइम तक शॉर्ट थे बाजार में, आपने कवर करनी अपनी पोजीशन शुरू की या अभी होल्ड कर रहे हैं शॉर्ट? ना अजय जी, आई थिंक पहला बार ईटी नाउ स्वदेश पर अभी न्यू ईयर में आ रही है 23 का। सभी दर्शकों का और ऑल योर टीम ऑफ ईटी नाउ के लिए रुद्रमूर्ति का न्यू ईयर विशेस। और मैं इनफैक्ट आई वाज लॉन्ग फॉर लास्ट 1 वीक एंड मॉर्निंग आई कट मोस्ट ऑफ माय पोजीशन। मेरा क्लियर व्यू ये है कि निफ्टी का आज थोड़ा डेरिवेटिव का डेटा देखा है तो ये मालूम होता है कि निफ्टी का आज गिरावट क्या है। इट हैज हैपेंड विद इंक्रीज इन ओपन इंटरेस्ट। जनवरी महीने का ओपन इंटरेस्ट देखा है तो 12.61% एडिशन हुआ है। दिस इज टेलिंग मी देयर इज नो शॉर्ट कवरिंग, इन फैक्ट देयर इज फ्रेश शॉर्ट, and those who have gone short are holding their position tight. और most important point, Nifty futures level पर crucial support 17,950 को ब्रेक किया है। Because we are trading decisively below 17,950 and आज का closing भी I expect it to happen easily below 17,950. For me, market is headed downwards for very short term. मीडियम टर्म लॉन्गर टाइम फ्रेम इन्वेस्टर्स के लिए घबराना का जरूरत नहीं है, बट फॉर वेरी शॉर्ट टर्म ट्रेडर, काइंड ऑफ अ 2-3 डे काइंड ऑफ अ ट्रेडर, स्टिल आई विल टेल यू वेट फॉर अपॉर्चुनिटी। मेरे को 17,800 इज द लास्ट एंड फाइनल सपोर्ट। एनी पोजिशनल बुल यू हैव टू होल्ड ऑन अनलेस 17,800 breaks, then I say yes, this market has reversed. But one very important point, banks especially valuation wise for me and for very short term, it has moved up too much. So don't have any trading long positions generally in bank, avoid financial, and you have to understand market is too volatile and you have to be very flexible. ये रुद्रा, 42,000 अगर आज टूटता है तो बैंक निफ्टी नीचे किधर जाएगा, और 17,800 निफ्टी पे टूटता है क्लोजिंग बेसिस पे, ये दोनों लेवल्स, तो नीचे कहां के लिए पोजीशन ओपन हो जाएगी? या अजय जी, पहला निफ्टी के लिए बात किया तो टुडेस क्लोज बिलो 17,950 ऑन फ्यूचर्स विल टेस्ट 17,800 to 830 on Monday itself
And if 17,800 breaks, then we might see another 400-500 point kind of a correction. So time frame बहुत important है. If you are a 2-3 day kind of a trader, I am still telling you go short. Look at 17,830, 17,800. If you are a positional trader bid for a month kind of a time frame, then 17,800 is the last support, below which you can see 17,400. At least I can tell you this, no buying whatsoever. Don't catch the falling knife. और बैंक निफ्टी को देखा है तो आज का ओपन इंटरेस्ट एडिशन देखो, 9.5% ओपन इंटरेस्ट एडिशन, close to 10%. And after seeing fall for last 2-3 days, today we are seeing 10% addition in open interest. That is telling to me price coming down, increase in open interest, supports getting broken. This market is yet to see a near-term bottom, and I have exited all long position in trading, and I am short. And I'm short in banks and financials for very short-term trade. And one has to be definitely out of long position as a trader if you are having leverage and defend opposition. ओके लेकिन एक बात ये वो साथ भी ये कह रहे हैं कि 2 से 3 दिन का तो पेन रहेगा और उसके बाद रिवर्सल के भी अच्छे साइन हैं, ठीक है, लेकिन इस बीच में फिर आप आज क्या शॉर्ट ट्रेड्स ही देंगे रुद्रा? डेफिनेटली प्रियंका, और मेरा शॉर्ट ट्रेड नंबर 1 है इंडस इंडिया बैंक का. सो इंडस इंडिया बैंक, लॉट ऑफ पीपल हैव गॉट स्टक ट्राइंग टू गो लॉन्ग, सो आई वांट टू यूज दैट अपॉर्चुनिटी. वो लोग टवल को अभी थ्रो करना है, एंड दैट इज वेयर मार्केट विल फॉल फास्टर. सो इंडस इंडिया बैंक इज अ शॉर्ट. Look at target of 1,150 to come initially, and keep a stop loss of 1,210. Or my second short call is on Axis Bank. This stock last quarter before result was available at around 750. Now it has gone non-stop to 950, like a mid cap or a small cap stock available in F&O. So I am expecting 910 on Axis Bank and keep a stop loss of 955. मेरा बैंक्स का क्या शॉर्टिंग कॉल है? It is for 2-3 day kind of a call, medium to longer time frame, no need to worry. And wherever excess valuation is there or too much move has happened, उस स्टॉक्स पर करेक्शन जरूर आना है. ओके ठीक है, दोनों बैंक्स को आप शॉर्ट कर रहे हैं, आपकी दोनों कॉल शॉर्ट सेल किए हैं, एक्सिस बैंक और इंडसइंड बैंक को, लेकिन आप साथ ये भी कह रहे हैं कि 2 से 3 दिन का ही आपको शॉर्ट टर्म का पेन दिख रहा है, ठीक है, सेल साइड का पेन दिख रहा है. राजेश, आप कहाँ बेट कर रहे हैं आज? प्रियंका जी, मेरे दोनों बाय कॉल है और पहला स्टॉक है बालाकृष्ण इंडस्ट्री. ये स्टॉक में देखें तो एक स्ट्रेंथ यहाँ पे बनी हुई है वीकली सेटअप पे. अगर हम देखें स्टॉक में एक राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन यहाँ पे बनते हुए दिख रहा है. डेली सेटअप से देखें तो स्टॉक अपने सारे इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस के ऊपर सस्टेन कर रहा है और एक ब्रेकआउट लेवल के ऊपर यहाँ पे एक स्ट्रेंथ यहाँ पे प्ले आउट होते हुए दिख रही है. जिस तरीके के स्ट्रक्चर बालाकृष्ण इंडस्ट्री के, हमें लगता है ये स्टॉक में एक अच्छा मोमेंटम कंटिन्यू होते हुए दिख सकता है. 2270 तक की अपसाइड हमें लगता है इसमें आते हुए दिख सकती है, तो बालाकृष्ण इंडस्ट्री बाय रहेगा. 2270 के टारगेट के लिए स्टॉप लॉस होगा 2165 का. और जो दूसरा स्टॉक बाय करना है वो इंश्योरेंस स्पेस से HDFC लाइफ. हमने इस स्टॉक पे पहले भी बाय रिकमेंडेशन दिए. अब ये स्टॉक के ओवरऑल सेटअप देखें तो वीकली क्लोज जो आज का बनते हुए दिख रहा है वो एक मल्टी वीक ब्रेकआउट यहाँ पे होते हुए दिखे, तो एक कंसोलिडेशन रेंज का यहाँ पे ब्रेकआउट वीकली चार्ट पे होते हुए दिख रहा है. जिस तरीके के स्ट्रक्चर है, जिस तरीके से लॉन्ग एडिशन पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशन में आते हुए दिखे, तो HDFC लाइफ हमें प्रॉमिसिंग लग रहा है और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे मोमेंटम फर्दर 630 की तरफ बढ़ते हुए दिख सकता है. तो HDFC लाइफ बाय किया जा सकता है 604 के स्टॉप लॉस से. तो चलिए 2 कॉल्स खरीदारी की राजेश जी की तरफ से और 2 कॉल्स बिकवाली की रुद्रमूर्ति जी की तरफ से. इंडसइंड और एक्सिस में सेल करेंगे, सेल स्ट्रैटेजी रुद्रा की और बालकृष्ण HDFC लाइफ खरीदारी की राय. लेकिन इस कमजोर बाजार में एक स्पेस है. रुद्रमूर्ति जी, आपका आउटलुक का ऑफ कोर्स इस वक्त बेरिश है मार्केट्स को लेकर, लेकिन रियल एस्टेट सेक्टर पर आपका नजरिया हम इन डिटेल जरूर जानना चाहेंगे. अजय, रियल एस्टेट सेक्टर ऑल गुड न्यूज कमिंग इन, क्योंकि नतीजों से पहले जो 2 कंपनियों ने अपने क्वार्टरली अपडेट्स पेश किए हैं, शोभा और मैक्रोटेक डेवलपर्स, नंबर्स आर गुड. जी हाँ, आपने सही कहा, वॉल्यूम ग्रोथ बहुत अच्छी दिखाई दे रही है और भाव भी बहुत नीचे आ गए. 1200 रुपए का भाव आ गया उधर प्रॉपर्टी का, ऊपर में 2500 रुपए का हुआ करता था पिछले साल. बट ये शोभा और मैक्रोटेक दोनों कंपनियों के आए हैं. शोभा में मुझे यहाँ से वॉल्यूम ग्रोथ में डर लग रहा है. आपको पता है क्यों? क्योंकि परफॉर्म शायद आगे नहीं, क्योंकि साउथ का बहुत बड़ा नाम है. हाँ. और साउथ का रियल एस्टेट, ये इनके रुद्रा जी ये गांव की कंपनी है बैंगलोर. साउथ का रियल एस्टेट IT रिलेटेड होता है. IT वालों के साल में 4-4 हाइक्स हुए थे पिछले साल जी. जब उनकी आमदनी कस के बढ़ती है, 4 हाइक अगर साल में होगा तो आदमी 4 फ्लैट लेगा, क्योंकि उन्हें रियल एस्टेट ज्यादा आता नहीं है.
रुद्रा सही कह रहा हूं मैं? ये साउथ के रियल एस्टेट कंपनी की वॉल्यूम ग्रोथ यहां से अभी तक तो चल गई, लेकिन यहां से किस स्पीड में चलेगी मुझे बहुत डाउट हो रहा है उसके ऊपर। पिछले साल छटनी भी हुई है। या अजय जी, वन हैज टू बी वेरी स्पेसिफिक, स्टॉक स्पेसिफिक। रियल एस्टेट में मेरे को टू टॉक स्पेसिफिकली ऑन चार्ट, two stocks looks very good for me. Anantraj is one stock which is very good. So chart patterns भी accumulation का signs clearly visible है. Price action is always positive with volume driven move, and support भी अभी 90 rupees पर बहुत strong support है, and stock is now attempting a breakout above levels of 114, and once it clears this range of around 120, stock can go towards levels of 180 to 200. Stock is very positive on chart, and risk reward is very strong. Keep stop loss of 90 rupees and look at 180 to 200 kind of a target. So you have to be very stock specific if you want to pick anything from real estate. लेकिन अनंतराज में अगर आपने देखा हो ब्लॉक डील में पिछले कुछ दिनों में 6.5 लाख शेयर प्रमोटर ने मार्केट से लिया था। वो भी एक बात टेबल पर रखना जरूरी है। अपार्ट फ्रॉम द चार्ट, ये जो बता रहे हैं रुद्रा कि ये अच्छा लग रहा है। आप इस स्टॉक की बात कर रहे हैं, अभी एक हफ्ते पहले ही ब्लॉक डील में आया था। राइट, ठीक है। तो ये तो बात है रियल एस्टेट की, लेकिन इस बीच मेटल्स जो अच्छी ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट से रिएक्ट कर रहे हैं, चाइना के रीओपनिंग थीम पर रिएक्ट कर रहे हैं। आपके पास आते हैं राजेश और रुद्रा, मेटल स्टॉक्स भी डिस्कस करेंगे, लेकिन एक बार आज जेपी मॉर्गन ने जो मेटल्स पर रिपोर्ट दी थी, एक बार उसे फिर से रिविजिट कर लेते हैं शरद के साथ। शरद बताएं। जी बिल्कुल, एक इम्पॉर्टेंट रिपोर्ट आई है जेपी मॉर्गन से और ये मेटल्स पे है, और वो कह रहे हैं कि जो नियर टर्म में इम्पॉर्टेंट ट्रिगर होने वाली है वो रहेगी चाइना की रीओपनिंग। अब उनकी प्रेफरेंस मैं पहले बता दूं कि क्या रहेगा जेपी मॉर्गन का प्रेफरेंस। तो सबसे पहले स्टील स्टॉक्स रहेंगे फोकस में उनके प्रेफरेंस में, फिर आते हैं बेस मेटल्स और आखिर में कोल। अगर बात करें तो जब रीओपनिंग होगी तो उसके कारण भारत के जो आपके मेटल स्टॉक्स है वहाँ पे एक अच्छी मूवमेंट देखने मिल सकती है वो कह रहे हैं, और जो ओवरऑल चीन की डिमांड है वो भी बढ़ सकती है जिस तरह रीओपनिंग होगा। अब कंस्ट्रक्शन में भी पिकअप आ रहा है तो उसके कारण जो जेपी मॉर्गन की पिक्स है वो जो है स्टील सेक्टर में सबसे ज़्यादा बेनिफिट रहने वाला है। लेकिन कौन से स्टॉक्स है जो जेपी मॉर्गन के पिक्स में रहेंगे, तो सबसे पहला रहेगा टाटा और सेल आपके स्टील में, और अगर बात करें बेस मेटल्स में तो वेदांता, नाल्को और हिंडाल्को जैसे स्टॉक्स जो हैं फोकस में रहने वाले हैं। और हमने मंडे को खुद ही बताया था कि मेटल स्पेस में जो रैली हो रही है इसके जो है चाइना रीओपनिंग थीम का तो अहम रीज़न है ही, डॉलर इंडेक्स में भी गिरावट आया है जिसके कारण जो फंड्स होते हैं वो इमर्जिंग मार्केट्स या नए एसेट क्लास में जाते हैं, तो उसके भी एक रीज़न है। और एक और इम्पॉर्टेंट रीज़न है कि जो एक्सपोर्ट ड्यूटी हुई है उसका रिमूवल हुआ है, तो उसके कारण बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ खुले हैं। पिग आयरन की जो एक्सपोर्ट्स है उसमें भी इम्प्रूवमेंट देखने मिली है, और प्राइसेस में भी बढ़ोतरी शुरू हो गई है अक्रॉस मेटल्स और मिनरल सेगमेंट। और अगर निफ्टी मेटल इंडेक्स के बारे में बात करें तो पिछले 3 महीने में 17% से ज़्यादा का रिटर्न आया है, और जिंदल स्टेनलेस स्टील, JSPL जैसे स्टॉक्स में अच्छी तेज़ी देखने मिली है। ठीक है, शुक्रिया शरद, ये अपडेट हमें फिर से बताने के लिए। हम अभी ये स्टॉक्स डिस्कस भी करेंगे राजेश और रुद्रा के साथ, लेकिन इस बीच हमारे साथ संजीव वसीम भी जुड़ गए हैं, आइए उनसे भी बात करते हैं। गुड आफ्टरनून संजीव जी। आज बाजार में आज तो प्रेशर हावी है, सेलिंग प्रेशर, और कहीं ना कहीं ये इंपॉर्टेंट क्रूशियल लेवल्स अब 17,800 पर भी शिफ्ट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। पर आई एम श्योर आपका कन्विक्शन अब भी ऐसे समय पर भी अच्छे स्टॉक्स को अट्रैक्टिव लेवल्स पर रेकमेंड करने का ही होगा। तो कौन से स्टॉक्स आज आप सुझा रहे हैं हमें? अब पहली बात तो निफ्टी लीजिए, 17,900 पे, कल आपको 970 पे दिया था वो एक। Nifty is looking poised for a 250-300 point move. Okay. And Monday, I think global markets, which have already rebounded very sharply, will see further rebound. And no question that Nifty will be the best play from the next week onwards. तो Nifty में 17,800 का फ्यूचर में स्टॉप लॉस रखिए। 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, 250 पॉइंट से 300 पॉइंट आपको मिलने चाहिए बाय मंडे और ट्यूसडे। टॉप पिक होएगा यहाँ पे रिलायंस। अनक्वेश्चनेबली रिलायंस अगर यहाँ से 2700 जाएगा तो निफ्टी 18,500 जाएगी। दैट्स द बेस्ट बेल वेदर अगेंस्ट आईटी, जहाँ पे ज्यादा वीकनेस प्ले करी है ऑन द प्रिजम्पशन के रिजल्ट्स वीक है। आई थिंक आईटी विल आल्सो सरप्राइज ऑन द अपसाइड। और थर्ड बाय है ग्लेनमार्क फार्मा।
largest API and largest play on pharmaceuticals in formulation. I think 420-21 पे बहुत अच्छा play है for a target of 440, keep a stop loss of 410. भसीन साहब गुड आफ्टरनून। आपके आते आते बाजार में भी रिकवरी वापस लौट आई है। निफ्टी में हम देख रहे हैं ऑलमोस्ट 60 पॉइंट की रिकवरी निचले स्तरों से, मिड कैप भी संभलता हुआ 200 पॉइंट की रिकवरी सेंसेक्स में। और आज तो कमजोर बाजार में भी रियल एस्टेट संजीव जी चल रहे हैं, क्योंकि क्वार्टर अपडेट्स जो आए हैं मैक्रोटेक सुबह के काफी मजबूत रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल मानसी जी, ये पेसिमिज्म आपको बताऊं, द हैंगसेंग इंडेक्स फ्रॉम 31 अक्टूबर इज अप 40%। यूरोप हैज बॉटम्ड आउट। तो आप किस लिए सल कर रहे हो? 2-3 दिन की बात है, वापस आपको 18,300 18,500 आ जाएगा इसी महीने बजट से पहले। और मैं इस कारण से कह रहा हूँ निफ्टी बिकम्स द बेस्ट कॉन्डूट टू प्ले बिकॉज इट कंप्राइजेस ऑफ एवरीथिंग। बैंक्स आर हेवीली ओवरसोल्ड एंड दे कैन सी अ पुल बैक। रिलायंस, ग्लेनमार्क एंड निफ्टी विल द पुल बैक फ्रॉम मंडे। ऑलराइट संजीव जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। अभी शरद बात कर रहे थे मेटल इंडेक्स पे। 2 बैक टू बैक मेटल इंडेक्स पे बाय रिपोर्ट्स आई हैं, ये कहते हुए कि चाइना रीओपनिंग आगे लगा हुआ है। रुद्रा, आपके अगर मेटल स्टॉक के ऊपर के रिबाउंड के ऊपर खेल करना हो, यहां से लॉन्ग पोजीशन का मूड कर रहा हो, तो कौन से स्टॉक में आपको चार्ट में दिखाई देती है स्ट्रेंथ? अजय जी, कीपिंग अवे वो 2-3 दिन का ट्रेड को छोड़ के बात करना है तो 2023 विल बी द ईयर फॉर मेटल्स एंड बैंक्स स्पेशली 2023 may not do very good because already performance बहुत आ गया है 2022 पर। So metals पर top stock will be Tata Steel. Tata Steel charts पर बहुत strong support है around 108, 110 zone पर and current risk reward at 116 is very high. So मेरे को Tata Steel, if someone can hold it, I am looking at targets of 160 to 180 to come in the year 2023. And my second best pick in metal after Tata Steel will be Hindalco. Hindalco again can move towards levels of 600. This is the target I'm giving for someone who can buy to their portfolio. Or if you're a positional trader, month on month rollover karke, if you want to hold it in F&O, definitely metals will outperform the market in the year 2023, and my top 2 picks will be Tata Steel and Hindalco. However, banks and IT will definitely suffer for next 1 or 2 quarters. So I will wait for at least 1 or 2 quarters and then look at banks and IT. This is not the time to enter banks and IT, and this is my view for 2023. Interesting ना? 2023 के लिए तो मेटल आपको याद होगा कि आज सुबह मनीष डांगी भी बोल रहे थे कि उन्हें मेटल पसंद आ रहा है अप्रैल ऑनवर्ड से। और हालांकि अभी जब हम बात कर रहे थे हिमान जांगी से, उन्हें नहीं पसंद आया, उन्हें लगा कि अभी वो इस पे कन्विक्शन नहीं बना पा रहे, लेकिन मेटल्स इंटरेस्टिंग होगा देखना। हाँ, वैसे ये चाइना रीओपनिंग बहुत बड़ी चीज है, मामूली चीज नहीं है ये। वेरी सस्पिशियस व्हेन इट कम्स टू चाइना, एनीथिंग। और काफी सरप्राइजिंग होगा और चाइना रीओपनिंग, लेकिन वो होगा तब की बात है, तब तक मेटल्स में जो डाउनफॉल पहले भाव मुंह करेंगे, उसके बाद खबर आएगी। लेकिन ये इंटरेस्टिंग कॉल है रुद्रा की मेटल के ऊपर। कोई मेटल स्टॉक आपको पसंद है क्या राजेश? तो हमें यहाँ पे जिंदल स्टील पावर यहाँ पे काफी प्रॉमिसिंग लग रहा है। ओवरऑल स्ट्रक्चर पॉजिटिव है और जिस तरीके की स्ट्रेंथ यहाँ पे मंथली वीकली चार्ट पे बनी हुई है, हमें लगता है कि ये जो डिप मिले हैं छोटे मोटे, यहाँ पे ये एक अपॉर्चुनिटी होगी जिंदल स्टील पावर में और एक आउट परफॉर्मेंस यहाँ पे रहेगा। ये स्टॉक में हम एक्सपेक्ट करें टारगेट आना चाहिए 650-670 तक के पोजिशनल बेसिस पे। स्टॉप लॉस होंगे करीब 565 के आसपास। तो जो दूसरा स्टॉक अट्रैक्टिव लग रहा है वो है एनएमडीसी का। एनएमडीसी में भी एक अच्छी स्ट्रेंथ यहाँ पे बनी है। मंथली सेटअप देखें तो स्टॉक में जिस तरीके के फॉर्मेशन है, हमें लगता है एनएमडीसी में एक मोमेंटम 140 की तरफ कंटिन्यू होते हुए दिख सकता है। ये पोजिशनल टारगेट है अजय जी, और स्टॉप लॉस यहाँ पे होंगे इसके करीब 112 रुपए के आसपास। तो चलिए मेटल पैक पर ये रहा है। अभी थोड़ी देर पहले ओमकार हमारे साथ आईटी सेक्टर पर भी अपना आउटलुक दे रहे थे। रुद्रमूर्ति जी, मिड कैप आईटी में क्या कन्विक्शन आपका बनता है? क्योंकि मिड कैप आईटी स्पेस से जुड़ी कंपनी केपीआईटी टेक्नोलॉजीज देखिए आज ऑलमोस्ट 5% के अपमूव दिखा रही हैं। Definitely, Mansi ji, IT is a sector which is close to bottom, but I will wait out for another 1 quarter. This is a general view. अभी स्टॉक स्पेसिफिक देखना है तो like you mentioned KPIT technology,
very strong stock. 640 is a very strong support, and today again it has bounced from crucial shorter term support at around 670, 680. KPIT is an exception. Definitely go ahead and buy. बट हाउएवर जनरली आईटी सेक्टर को देखना है तो एक और क्वार्टर आई वांट टू वेट आउट, बट वैल्यूएशंस आर वेरी कंफर्टेबल नाउ कंपेयर टू बिफोर. Another stock which I definitely like from mid cap here is Onward Technology. In fact, it was 60 rupees from where I am recommending Onward, but even now it looks very attractive to me. Wrong sector, but still stock is very good. So for me, any dip to 280 will be a great entry opportunity even now on Onward Technology, and this stock can give you a return of around 20-30% irrespective of the sector for 2023. So KPIT and Onward Technology looks very good if you want to buy from IT. एब्सोल्युटली. आने वाला हफ्ता जो है आईटी सेक्टर में कई सारी खबरें आएंगी, क्योंकि आईटी सेक्टर की तमाम कंपनियां, बड़ी दिग्गज कंपनियों के रिजल्ट्स आने वाले हैं. उससे ठीक पहले टेक्निकल्स का नजरिया आईटी पर जान रहे हैं, एक्सपर्ट्स की राय और बड़े दिग्गज क्या कर रहे हैं आईटी सेक्टर पर, वो भी आपको बताएंगे. मैक्रो मोजाइक इन्वेस्टिंग के मनीष डांगी का कहना है कि नया साल काफी बेहतर हो सकता है. आपको बता दें, उन्होंने हमारे साथ इंटरेक्शन में ये भी बताया कि बाजार में चुनौतियों के साथ नए मौके भी बनते हुए दिखेंगे, और दो सेक्टर जिन पर उनका कन्विक्शन था उसमें एक आईटी सेक्टर था और कमोडिटी सेक्टर. उनका ये कहना था कि वहां से पॉजिटिव सरप्राइजेस मिल सकते हैं. आइए सुनते हैं. आईटी जो है वो मेरे को लगता है कि यूएस रेट्स का प्रॉक्सी है और जनरली वर्ल्ड ग्रोथ का भी प्रॉक्सी है. तो हालांकि वर्ल्ड ग्रोथ तो काफी तेजी से स्लो डाउन होगा, शायद 2-2.5% पे ग्लोबल ग्रोथ हो, तो पिछले 40 साल का सिर्फ 4-5 बार इतना कम तेजी से वर्ल्ड ग्रो हुआ है. लेकिन क्योंकि उसमें डोमिनेंस यूएस रेट्स का ज्यादा है, तो मेरे को लगता है कि वो आम इन्वेस्टर को सरप्राइज करेगा, जिसके लिए बहुत ज्यादा पेसिमिज्म है. तो पहली बात ये, तो इसके लिए से अगर 2023 के अंदर आप छोटा सा एक कॉन्ट्रा खेल सकते हैं रिलेटिव टू पॉपुलर परसेप्शन और रिलेटिव टू व्हाट डिड वेल लास्ट एक साल के अंदर, कि मेरे ख्याल से आईटी अच्छा करे. दूसरा, कमोडिटी जो है वो चाइना का ग्रोथ का प्रॉक्सी है, और मेरे को लगता है कि चाइना जो है वो बहुत बड़ा सरप्राइज देगा. अप्रैल के आसपास में उनका रीओपनिंग होना शुरू होगा, और चाइना का रीओपनिंग और उनके एक एवरेज हाउस होल्ड के पास में बहुत बड़ा सारा सेविंग्स है, जैसा प्रिसाइसली यूएस में हमने पूरे 2021 में देखा. 2023 के अंदर चाइना के एक आम हाउस होल्ड का बड़ा कंजम्पशन हो सकता है, और ऐसा चाइना का ग्रोथ जो है वो कमोडिटीज के लिए काफी रिफ्लेशनरी होता है. तो मेरे को लगता है कि कमोडिटी सेक्टर जो है अप्रैल के बाद में बड़ी तेजी से ऊपर आ सकता है. तो ये दोनों सेक्टर जो थोड़े से मारे गए हैं पिछले साल भर में ग्रोथ स्लोडाउन के चक्कर में और इंटरेस्ट रेट्स के ऊपर जाने के चक्कर में यूएस के, तो एक इन सेक्टर्स के ऊपर आप रिलेटिवली ओवरवेट रह सकते हैं अगर आप प्योर इक्विटी इन्वेस्टर हैं. तो ये आप एक व्यू सुन रहे थे, मेटल सेक्टर पर भी बता रहे थे मनीष, और साथ ही आईटी पर भी उनका एक व्यू बन रहा था. तो ये दो स्पेसेस अच्छी खासी अंडर परफॉर्मेंस झेल भी चुके हैं 2022 में, और अब 2023 के लिए इनके लिए आउटलुक थोड़ा सुधरता हुआ जरूर दिखाई दे रहा है. लेकिन आज कहाँ खबर है और कहाँ खबर गर्म है, यानी डीलिंग रूम में क्या चल रहा है, ये सारी खबरें हम तक शरद लेकर आए हमारे खास सेगमेंट में. आइए सुनते हैं शरद से एक बार. जी बिल्कुल. सबसे पहले जो है हमारी डीलर्स के साथ बातचीत हो रही है, और एक्शन जो है बहुत सेक्टर स्पेसिफिक नहीं है, पर स्टॉक स्पेसिफिक बहुत दिख रहा है. सिम्फनी में जो है एचएनआई बाइंग देखने मिल रही है, और वॉल्यूम्स भी ऑलमोस्ट 9 टाइम्स उनके 20 दिन के एवरेज के हो चुके हैं. स्टॉक देखे जाए तो सबसे ज़्यादा उछाल 14 हफ्ते में देखने मिली है. और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि 200 डीएमए का जो इम्पॉर्टेंट आंकड़ा है उसको आज क्रॉस किया गया है. कंसोलिडेशन फेस में स्टॉक था पिछले 6 महीने में, और जो है क्लाइंट्स को भी जो है सजेस्ट करें डीलर्स की स्टॉक को खरीदें. एक कह सकते हैं रीस्टॉकिंग थीम चल रही है जो अगले साल के समर के लिए रहेगी, और स्टॉक बीटन डाउन रहा है, तो वैल्यूएशंस अट्रैक्टिव लग रहे हैं. तो इसके कारण जो है यहाँ पे बाइंग देखने मिल रही है एचएनआई सेगमेंट से. दूसरा स्टॉक फोकस में रहेगा महिंद्रा सीआई ऑटोमोटिव्स, और यहाँ पे प्रमोटर्स के सारे शेयर्स जो है अब कोई भी गिरवी नहीं है. शेयर प्लेस जो है अब 0 हो चुका है.
FIs ने भी स्टेक जो है सितंबर क्वार्टर में बढ़ाया था अपना 6.8% से 7.26% किया था। और इम्पॉर्टेंट बात मैं ये भी कह दूँ कि पिछले एक हफ्ते से आज का दिन का सबसे ज़्यादा वॉल्यूम देखने मिल रहा है, लगभग 10 लाख शेयर्स का मूवमेंट आ रहा है। और इसके अलावा पूरे महिंद्रा ग्रुप में जो ओवरऑल एक बास्केट बाइंग देखने मिल रही है, ये एनालिस्ट का मानना है और इवन डीलर्स भी इसको कंफर्म कर रहे हैं। और आखिर में मैं ये कहूँगा कि मोतीलाल ओसवाल ने भी जो है बाई रेटिंग रखा है स्टॉक का और लक्ष्य रखा है 360 रुपये। ओके, ऑलराइट, बहुत बहुत शुक्रिया। तो सिम्फनी और साथ ही महिंद्रा CII, ये दो स्टॉक्स हैं जहां पर आप हमें बता रहे हैं कि HNI की खरीदारी सिम्फनी में देखने को मिल रही है। ये इंटरेस्टिंग स्टॉक होगा क्योंकि कंज्यूमर ड्यूरेबल्स वो स्पेस है जहां पर वोल्टास हो, व्हर्लपूल हो, उनमें एक अच्छा डेंट देखने को मिला है। लेकिन अब सिम्फनी, हाँ, ये एक पॉसिबिलिटी भी है क्योंकि आगे अगले 2 महीने बाद ही आपको गर्मियां भी आ जाएंगी। सो मे बी दैट्स वन रीजन जिससे इसके टेक्निकल सुधर भी सकते हैं और रीजंस भी होंगे। और आप HNI बाइंग आज देख रहे हैं, 3.5% की तेजी आपको सिम्फनी में दिख रही है। सर्दी में कूलर के स्टॉक में बाइंग आ रही है। नहीं, वो जो डीलर्स होते हैं ना वो पहले थोड़ा सा स्टॉकिंग करनी शुरू कर देते हैं। तो अब जनवरी के बाद फरवरी एंड से, क्योंकि आपका वेदर चेंज हो जाएगा सब जगह पर, तो पहले से तैयारी कर रहे हैं। HNI तो हमेशा आगे रहते हैं। HNI पहले से तैयार रहते हैं। बाजार में क्या शानदार रिकवरी आ रही है। निफ्टी बैंक निफ्टी देखिए डायरेक्टर साहब, निफ्टी बैंक निफ्टी का इंट्राडे लिखे आइए। राजेश, ये किस लेवल पे जाके रुकेगा? हरे निशान में तो एक्सपेक्ट करना बहुत ज्यादा हो जाएगा, लेकिन एटलीस्ट 17,900 आज वापस क्लोजिंग लेवल पे आ जाएगा, आपको लगता है? तो देखिए 17,800 तो होल्ड आउट किया है, तो हमें तो होप सारी जो मार्केट पे बनी हुई है वह 17,800 के आसपास ही बनी हुई है। हालांकि डेटा देखें तो अभी भी 17,900 पे जिस तरीके की पोजीशनिंग है उसको क्रॉस करना थोड़ा सा टफ है मार्केट के लिए। लेकिन ओवरऑल हमें लगता है 17,800 के लेवल अगर होल्ड आउट रहते तो ये रिकवरी यहाँ पे आते हुए दिख सकती है। ऐसा बहुत बड़ा सीवियर डैमेज नहीं है। जरूर हमने ब्रीफली आज 100 डे मूविंग एवरेज को पेनिट्रेट जरूर किया है निफ्टी में, लेकिन हमें लगता है कि कहीं ना कहीं यहाँ पे वापस से बाइंग इमर्ज होते हुए दिख सकती है, क्योंकि जो पुट कॉन्सेंट्रेशन बने हुए हैं वो ऑलमोस्ट 17,800 17,700 ये स्ट्राइक पे यहाँ पे बने हुए हैं और इवन 17,900 की स्ट्राइक पे भी पुट राइटर्स का कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे बने हुआ है। तो हमें लगता है कि अभी ये रिकवरी जरूर बनी है, 17,900 920 की तरफ बढ़ सकता है, लेकिन सेटल हमें लगता है 17,900 के आसपास ही कहीं होगा आज के सेशन में। तो लेकिन हमें लग रहा है, हम ऑप्टिमिस्टिक है अभी कि हमें लगता है कि नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड वापस से एक रिकवरी का ट्रेड बनते हुए दिखेगा और रेंज बाउंड रहेगा मार्केट 17,800 18,150 ये एक रेंज में ट्रेड करते हुए दिखेगा कुछ समय के लिए मार्केट। काफी ऑप्टिमिस्टिक इस वक्त बाजार पे और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इस वक्त बाजार में रिकवरी भी शानदार निचले स्तरों से अच्छी खासी मजबूती निफ्टी के मुकाबले आप देखेंगे बैंक निफ्टी में भी एक रिकवरी मूड जो है इन कंपैरिजन काफी अच्छी आउट परफॉर्मेंस दिख रही है। रुद्रमूर्ति जी, एफएमसीजी स्पेस की अगर बात करें, कल के सत्र में हमने देखा एफएमसीजी सेक्टर में अच्छा एक्शन नजर आ रहा था और एफएमसीजी सेक्टर के लिए अगर Q3 के अनुमान की बात करें, अनुमान यही लगाया जा रहा है कि कमोडिटी कीमतों में जो नरमी आई है उसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट है जो कि इस सेक्टर को मिलेगा। छोटे शहरों और गांव में वॉल्यूम ग्रोथ भी बढ़ने की उम्मीद है और एफएमसीजी की जब बात करते हैं रूरल और साथ ही अर्बन मार्केट में किस तरह का डिमांड का ट्रेंड है इस पर नजर रहनी चाहिए। क्या राय होगी? गोदरेज कंज्यूमर, आईटीसी, HUL जैसे स्टॉक एफएमसीजी प्ले करना चाहेंगे? या मानसी जी, एफएमसीजी डेफिनेटली सपोर्ट लेवल्स पर अभी चार्ट्स पर आ रहे हैं। स्पेशली फॉर एग्जांपल माय टॉप 2 पिक्स विल बी आईटीसी एंड डाबर। आईटीसी को देखा है तो इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है 325। अभी भी प्राइस को देखा है तो 335। स्टिल करंट मार्केट प्राइस में भी आई विल बी अ बायर बिकॉज रिस्क रिवॉर्ड बहुत अच्छा है एंड स्टॉक इज हेडेड टुवर्ड्स 450. So it will first make a halt at around 360, which is the high which it has made recently in November last year, and above 360 it will go to 400 and then to 450. No doubt ITC was the best performer in 2022 and many people were making jokes. ITC level 200 per, target 200, stop loss 200. Now all have become silent. ET now Swadesh per 211. And it was Dimpy who was there when I was telling, now you have to buy ITC. Where is 211? Where is today's price? But I will even tell you for 2023 also, ITC still has lot of legroom space. And because of budget, if you get any correction in ITC for
310, 300 zones, it is a great buying opportunity. If you have ITC, hold on. If you don't have, pray for budget or near to budget for some negative news to come to this sector, or specifically for cigarettes and all, so that ITC gives you a correction and it is a buy. Dabur को देखा है तो वो price level है 540, so that is a very strong support area, and any dips to these levels of around 540 and even eventually to levels around 520, I will be a buyer. So ITC and Dabur both are buys at current market price and on dips to their strong support zone. ओके, FMCG पैक एक ट्रिगर उसमें भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, बिजनेस अपडेट स्ट्रॉन्ग है और आपको टेक्निकल लेवल्स पे डाबर और आईटीसी दोनों पसंद आते हैं, ठीक है। चलिए, अब क्योंकि हम वीक को क्लोज भी करने वाले हैं, डे एंड भी होने वाला है, लेकिन अगले हफ्ते के कौन से बड़े ट्रिगर्स रहेंगे? अर्निंग सीजन की शुरुआत हो रही है, वो तो एक ट्रिगर है ही, टीसीएस के नंबर्स हैं, लेकिन और कौन कौन सी कंपनीज के रिजल्ट्स हैं और क्या बड़े इवेंट्स हैं, ये सब एक बार वमाक्षी से समझ लेते हैं। वमाक्षी बताएं। जी बिल्कुल, अगला हफ्ता काफ़ी इवेंटफुल रहने की उम्मीद की जा रही है। हम देखेंगे कि जैन 9 को रिजल्ट सीजन शुरू हो रहा है, टीसीएस के नतीजे आने वाले हैं और उसी के साथ जेफरीज फाइनेंशियल ग्रुप, ये दिग्गज कंपनी जो ग्लोबल लेवल पर है, ये भी अपने नंबर्स रिपोर्ट करेगी। जैन 10 को उसके ठीक एक दिन बाद हमारी नज़र होगी सिगाची इंडस्ट्रीज़ पर। बोर्ड की बैठक होने वाली है, फंड रेजिंग को कंपनी कंसिडर करने वाली है और उसी के साथ इलेक्ट्रॉनिक स्मार्ट इंडिया, ये स्टॉक भी फोकस में रहेगा क्योंकि इनकी नेली 3.3% इक्विटी लॉक-इन से बाहर आ रही है। जैन 11 को अगर हम इकोनॉमिक क्यूज़ की बात करें तो चाइना का FDI डेटा आएगा और इस पर हमारी नज़र ज़रूर बनी रहेगी, मगर कॉर्पोरेट फ्रंट पर हमारी नज़र होगी IEX पर। कंपनी का बायबैक शुरू होने वाला है ओपन मार्केट रूट के द्वारा। जैन 12 एक काफ़ी इंपॉर्टेंट इवेंटफुल डे रहने वाला है, काफ़ी बिजी रहेंगे हम क्योंकि HCL टेक, इन्फोसिस, CN के नंबर्स आएंगे। इकोनॉमिक फ्रंट पर भी हम देख रहे हैं काफ़ी सारे क्यूज़ एक्सपेक्टेड है, जैसे कि इंडिया का CPI डेटा, इंडिया की तरफ से इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन नंबर्स भी आएंगे। US की तरफ से हम देखेंगे कि उनके इनिशियल जॉबलेस क्लेम्स और US और चाइना दोनों ही अपने CPI नंबर्स भी रिपोर्ट करेंगे। जैन 12 को चाइना PPI नंबर्स भी आएगा। इसके अलावा कॉर्पोरेट फ्रंट पर हमारी नज़र होगी साप पॉलीमर्स पर, क्योंकि ये कंपनी लिस्ट होने जा रही है एक्सचेंजेस पर। और हम देखें हफ्ते के आखिरी दिन इंडिया का ट्रेड बैलेंस डेटा, यूके का इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन नंबर्स और चाइना का ट्रेड बैलेंस डेटा, ये इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक क्यूज़ हैं जो आपको ज़रूर ट्रैक करने चाहिए। कॉर्पोरेट फ्रंट पर हमारी नज़र होगी विप्रो पर, क्योंकि कंपनी अपने तीसरे तिमाही के नतीजे पेश करेंगे और उसी के साथ कुछ ग्लोबल नंबर्स भी हम देखेंगे, जैसे कि ब्लैक रॉक, सिटी ग्रुप, JP मॉर्गन चेस, वेल्स फार्गो और बैंक ऑफ अमेरिका जैसे दिग्गज कंपनी अपने नंबर्स पेश करेंगे जैन 13 को। और आखिर में HDFC बैंक का नतीजा आएगा जैन 14 को और इस पर भी हमारी नज़र ज़रूर बनी रहेगी। तो ये थे सारे इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स और इवेंट्स जिस पर आपकी नज़र होनी चाहिए अगले हफ्ते के ट्रेडिंग सेशन के लिए। एब्सोल्युटली, वमाक्षी आपका शुक्रिया सारे के सारे ट्रिगर्स आने वाले हफ्ते के हमारे सामने रखने के लिए। तो ढेर सारे इवेंट्स, ढेर सारे ट्रिगर्स ग्लोबल मार्केट से भी और साथ ही डोमेस्टिक मार्केट से भी। डोमेस्टिक मार्केट्स के लिए रिजल्ट सीजन जो कि एक बड़ा फैक्टर है, इस पर नजर रखनी होगी। जनवरी 9 TCS के नतीजों पर नजर रखेंगे क्योंकि रिजल्ट सीजन की शुरुआत और IT सेक्टर से इस वक्त रिजल्ट सीजन जो है वो स्टार्ट होते हुए दिखेंगे। इसके अलावा आप देखेंगे IEX के लिए बायबैक को लेकर खबरें आनी है। HCL टेक्नोलॉजीज, इन्फोसिस और साइंट के भी नतीजे आने वाले हफ्ते में, तो IT सेक्टर पर खास नजर होगी। लेकिन इस वक्त एक और स्टॉक है राजेश जी, इस कमजोर बाजार में आप कह सकते हैं कि जहां पर इंडेक्स स्पेसिफिक मूव्स काफी वॉलेटाइल है, इसमें स्टॉक्स ही पकड़ना सही, आप कह सकते हैं स्टॉक स्पेसिफिक अपॉर्चुनिटीज ही ढूंढना सही होगा। इलेक्ट्रोड्स एंड रिफ्रैक्टरी से जुड़ी कंपनी IFGL रिफ्रैक्टरी स्मॉल कैप स्पेस से जुड़ी कंपनी है। 5.25% तक की मजबूती यहाँ पर 281 के लेवल्स पर एक अपमूव और शार्प स्पाइक इस वक्त यहाँ नजर आ रहा है। तो एक करेक्शन के बाद स्टॉक में देखें लोअर साइड पे एक रेंज बना है। ऑलमोस्ट स्टॉक ने हम देखें तो 10 से 12 वीक एक रेंज में कंसोलिडेशन किया, 250 के आसपास बेस बने और स्टॉक में जो हायर बैंड था करीब 277 के आसपास था। तो आज यहाँ पे प्राइस एक्शन में ब्रेकआउट बनते हुए दिख रहा है। अब आज की क्लोजिंग अगर ये 275 277 के ऊपर करता है तो यहाँ पे एक प्राइस ब्रेकआउट होते हुए दिख रहा है, रेंज ब्रेकआउट। और नेक्स्ट टारगेट फिर उस पैटर्न के हिसाब से बनना चाहिए, करीब 305 रुपए तक की अपसाइड आते हुए दिख सकती है। तो जिन्होंने लोअर साइड पे लिया है पोजीशन होल्ड कर सकते हैं, स्टॉप लॉस को हायर साइड पे ट्रेल कर ले 274 के आसपास।
274 के आसपास स्टॉप लॉस को ट्रेल करना है और आज हम देख रहे हैं डे हाई इस वक्त ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ। रुद्रमूर्ति जी, आपकी तरफ से क्या BTST या STBT कोई ट्रेड्स बनेंगे? डेफिनेटली मैं एसटीबीटी ही रहना चाहता हूं, क्योंकि फॉर शॉर्ट टर्म एक और वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज निफ्टी का आज का वेटेड एवरेज प्राइस देखो फ्यूचर्स पर, वो है 17,985 एंड अभी 17,930 है। दैट मींस इवन currently we are trading below the weighted average price of entire today's का trade. Also look at open interest and open interest has got added. अभी recovery क्या आया उसमें open interest has increased, it has not come down. So मेरे को ये clear है, market will definitely come down further for very short term. Don't catch the falling knife at least for 1 or 2 days. Clarity will come Monday or Tuesday, and I am giving 2 sell calls. Number 1, I want to sell LIC Housing Finance. For me, positionally, this is a good sell call, and I have short positions personally in LIC Housing Finance, looking at 380 target and keep a stop loss of around 415. और दूसरा सेल कॉल है Canfin Home. I'm picking up few weaker NBFC where good opportunity for shorting is available in F&O, and Canfin Home can be sold. Look at target of 510 on Canfin Home, and stop loss इसको रखना है 560 पर। तो चलिए 2 कॉल्स इस वक्त STBT की कैनफिन होम्स हम देख रहे हैं यहाँ पर रुद्रमूर्ति जी की लिस्ट में शामिल होता हुआ। राजेश जी, आपकी लिस्ट में क्या है इस वक्त? कोई BTST STBT ट्रेड्स लेना चाहेंगे? तो जैसा मानसी जी हमने बताया कि हम स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच यहाँ पे रखेंगे, इंडेक्स हमें रेंज बाउंड लगता है, तो हम स्टॉक्स जहाँ पे स्ट्रेंथ बनी हुई है वहाँ पे ही ट्रेड लेंगे। और ट्रेड जो है वो लॉन्ग साइड है। पहला ट्रेड जो है फर्टिलाइजर स्पेस से GNFC। हम इस मंथ की शुरुआत से ही फर्टिलाइजर स्पेस में मल्टीपल टाइम हमने काफी स्टॉक्स पे रिकमेंडेशन दिए, और सारे फर्टिलाइजर स्टॉक्स को देखें, इस वोलेटाइल डाउन मार्केट में भी हम देखें तो सारे स्टॉक्स कहीं ना कहीं एक अच्छा होल्ड आउट करते हुए दिख रहे हैं और बाइंग इंटरेस्ट बना हुआ है। GNFC पे हमें लगता है जिस तरीके के सेटअप बने हुए यहाँ पे फर्दर अपमूव एक्सटेंड होते हुए दिख सकता है। स्टॉक में देखें तो ऑलमोस्ट अब 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ये थर्ड डे है जहाँ पे स्टॉक वापस सस्टेन करते हुए दिख रहा है। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे 605-610 तक के अपसाइड। ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से स्टॉप लॉस होगा करीब 580 का। जो दूसरा स्टॉक बाय करना है वो टायर स्पेस से हमने ऑलरेडी बालाकृष्ण इंडस्ट्री शो की शुरुआत में दिया। अभी यहाँ पे हम जो दूसरा स्टॉक है C8 लिमिटेड उस पे बाय करने की सलाह देंगे। स्टॉक में आज का जो मूव बना है ऑलमोस्ट 6 से 7 दिन का एक रेंज का ब्रेकआउट होते हुए दिखा। स्टॉक अपने 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन कर रहा है। C8 हमें लगता है जिस तरीके का स्ट्रक्चर है यहाँ पे नेक्स्ट टारगेट इसका 1800 तक आते हुए दिख सकता है। स्टॉप लॉस होगा करीब 1730 के आसपास। फर्टिलाइजर स्पेस और टायर स्टॉक्स पर कन्वेक्शन इस वक्त राजेश जी का बढ़ता हुआ, और 2 STBT कॉल्स रुद्रमूर्ति जी की तरफ से। बाजार की तस्वीर अगर इस वक्त देखेंगे, ये पूरा हफ्ता काफी ज्यादा कंफ्यूजिंग मार्केट्स के लिए रहा। शुरुआत में नए साल की और सोमवार के ट्रेडिंग सेशन में मार्केट्स ने परफॉर्म जरूर किया, मंगलवार को भी संभलते हुए दिखे, लेकिन एक बार सेंटिमेंट बिगड़ा जब US फेड की तरफ से मिनट्स आए और उसके बाद इकोनॉमिक इंडिकेटिव एक्शन कमजोर हुए। विदेशी बाजार से कोई सेंटिमेंट या कोई बूस्टअप नहीं मिल रहा था। उसके बाद भारतीय बाजार ने भी की सारी स्ट्रेंथ मानो दिन ब दिन खोई, और आज के सत्र में अगर आप देखेंगे नीचे से रिकवरी जरूर है, लेकिन ये कल के ही ट्रेडिंग सेशन की तरह दिन भर कमजोरी दिखाने के बाद मार्केट्स जो है इस वक्त रिकवरी अटेम्प्ट कर रहे हैं। ऐसे में मार्केट्स की इस रिकवरी में सबसे ज्यादा योगदान या कह सकते हैं सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन जो चुनिंदा स्टॉक्स का है। चुनिंदा स्टॉक्स ही हैं जो कि इस वक्त आपको हरे निशान में भी मिलेंगे, और इस कैटेगरी में सबसे आगे खड़ा है रिलायंस। यहाँ हैवी वेट रिलायंस इस वक्त हम देख रहे हैं मजबूती के साथ 2500 के पार कामकाज करता हुआ। इसके ठीक पीछे ITC, महिंद्रा एंड महिंद्रा, ब्रिटानिया और साथ ही ONGC जैसे काउंटर्स है जहां से मजबूती है। नतीजों से पहले IT स्टॉक्स में बिकवाली है। इन्फोसिस, TCS, ये तमाम स्टॉक्स लाल निशान के साथ बिकवाली का दबाव झेल रहे हैं। वहीं ICICI बैंक और कोटक बैंक में भी हम देख रहे हैं गिरावट हावी होती हुई, और HDFC भी इस वक्त बाजार को संभाल नहीं पा रहा। ऐसे में रुद्रमूर्ति जी, जिस तरह इस वक्त सेंटिमेंट्स गिरावट की तरफ ज्यादा इशारा कर रहे हैं, यहाँ बैंकिंग प्लेस कुछ दिन पहले ही हमने देखा था क्वार्टर अपडेट्स जो छोटे मझौले बैंक से आए थे। जम्मू एंड कश्मीर बैंक, साउथ इंडियन बैंक, इन तमाम बैंक्स में एक अप मूव दिखा था। बैंक्स की तरफ से चाहे फिर हैवी वेट बड़े दिग्गज हो या छोटे मझौले, कहीं पर इस गिरावट में एंट्री पॉइंट ढूंढेंगे आप? 2 बैंक्स मेरे को शॉर्ट टर्म चार्ट पैटर्न्स पर अच्छा है। वो एक है साउथ इंडियन बैंक और दूसरा है CSB बैंक का। बट हाउएवर आई विल नॉट अटेम्प्ट बाइंग एट करंट मार्केट प्राइस। मैं वेट आउट करता हूं, और गिरावट में आई विल ट्राई टू लुक एट बाइंग साउथ इंडियन बैंक
somewhere closer to 16-15 rupees good entry point, and CSB Bank around 220-230 will be a good entry point. So if I have to buy a smaller bank on a dips, not at current market price, but on any dip, I will be a buyer in South Indian Bank and CSB Bank. राजेश जी, आप इस वक्त बुलिश अपॉर्चुनिटीज तो ढूंढ रहे हैं मार्केट में, क्या आप बैंकिंग प्ले करना चाहेंगे? छोटे मझोले लार्ज बैंक्स, कहीं पर कोई अपॉर्चुनिटी आपके हिसाब से? नहीं, बैंक निफ्टी का स्ट्रक्चर थोड़ा वीक हो चुका है, तो हमें लगता है कि मंडे ही देखना होगा कि कहाँ से मार्केट सपोर्ट लेता है। बैंक निफ्टी में सपोर्ट आता है या फर्दर और एक्सटेंड होता है यहाँ पे सेलिंग, तो बैंकिंग अभी थोड़ा सा अवॉइड करेंगे टाइमिंग के लिए। लेकिन एक स्टॉक जो और सामने आ रहा है वो HG इंफ्रा, जरूर यहाँ पे हम BTST बाय करने की सलाह देंगे। काफी स्ट्रॉन्ग बाइंग एक्शन देखने को मिली पिछले 15-20 मिनट में, और स्टॉक में एक अच्छा बड़ा ब्रेकआउट वीकली चार्ट पे बनते हुए दिख रहा है। HG इंफ्रा हमें लगता है कि जिस तरीके के ब्रेकआउट हुए 715 तक की अपसाइड भी यहाँ पे आते हुए दिख सकती है। स्टॉप लॉस होगा करीब 662 के आसपास से होना चाहिए, क्योंकि स्टॉक का नाम आपसे जुड़ा है। राजेश एक्सपोर्ट्स, हम देख रहे हैं जेम्स ज्वेलरी एंड वॉचेस से जुड़े सेगमेंट वाला ये काउंटर आज मजबूती दिखा रहा है, करीब 5.5% के आप मूव्स हैं। ट्रेडिंग लेवल्स कोई दिख रहे हैं आपको? लास्ट 2 वीक से स्टॉक में एक अच्छी स्ट्रेंथ बनी हुई है। ऑलमोस्ट ये वीक में भी देखे तो 9% के आसपास के गेन है। जिस तरीके का चार्ट स्ट्रक्चर है राजेश एक्सपोर्ट में, हमें लगता है ये अगर 780 के ऊपर अब बना रहा तो नेक्स्ट इसका टारगेट आना चाहिए करीब 830 की तरफ। 830 तक के टारगेट्स यहाँ पर एंटिसिपेट किए जा रहे हैं। रुद्रमूर्ति जी, क्विकली एक बार आपसे जानना चाहेंगे, रेडिको खैतान, इस स्टॉक में भी एक अप मूव नजर आ रहा है और ऑलमोस्ट 5.5% के अपटिक्स यहाँ पर दिख रहे हैं। मानसी जी, बहुत अच्छा स्टॉक है, पोर्टफोलियो स्टॉक है। बाय एट एनी प्राइस, कीप इट इन योर पोर्टफोलियो and you will make money. So I am looking at targets of around 1500 to come in Radico Khaitan in a year's time, and keep a stop loss for this call at around 930. तो चलिए, ये तो बाजार का हाल। हफ्ते के आखिरी ट्रेडिंग सेशन में एडवांसेस का पलड़ा इस वक्त कमजोर है डिक्लाइंस के सामने। मार्केट की क्लोजिंग फ्राइडे कैसे हो रही है, आइए प्रियंका से समझते हैं। प्रियंका, ओवर टू यू। बिल्कुल, देखिए आज बाजार में आपको शुरुआत से ही सेलिंग प्रेशर तो हावी दिखा। कल की आप बात करें, वहीं से आप देख रहे थे कि सिर्फ कल एक अटेम्प्ट हुआ था रिकवरी का, क्योंकि इंट्राडे पोजीशंस क्लोज होनी थी। सुबह से आज जब मार्केट्स खुली, प्रेशर के साथ खुली और रिकवरी और पुल बैक बहुत माइनर समय के लिए रहा। ऑटो पैक था जहां से एक रेजिलियंस दिख रही थी। बैंक्स और फाइनेंशियल फिर उसके बाद वीक होना शुरू हुए और उसके बाद आपने सारे स्पेसेस को देखा उसमें वीक हुए। हालांकि मेटल से कुछ पार्टिसिपेशन आपको जरूर देखने को मिल रही है आप, लेकिन एक बार चलिए पहले लूजर्स की बात कर लेते हैं, क्योंकि आज दिन लूजर्स का, बियर्स का ज्यादा है। तो कहाँ पैसे कमाए होंगे बियर्स ने? जाहिर तौर पर JSW स्टील जो टॉप लगाज रहे, टॉप लूजर्स है, इसमें JSW स्टील रहा। बैंक्स काफी वीक थे, एक टाइम पे तो आप 600 पॉइंट से ज्यादा की गिरावट बैंक निफ्टी पर देख रहे थे, लेकिन अभी फिलहाल थोड़ा रिकवर होके बंद हुआ है, क्योंकि शायद पोजीशंस क्लोज हुई हैं। इंट्राडे पोजीशंस शॉर्ट साइड की जो है वो क्लोज हुई है, क्योंकि हफ्ते का एंड भी है ये। तो इंडसइंड बैंक सबसे ज्यादा आपको वीक दिखाई दिया। IT पैक में बिफोर द TCS नंबर्स, TCS में तो इतनी बड़ी गिरावट नहीं है, लेकिन स्टॉक्स लाइक टेक महिंद्रा, हालांकि आज इन्फोसिस से इतनी बड़ी कोई गिरावट नहीं है, लेकिन एज कम्पेयर टू अदर लार्ज कैप्स टेक महिंद्रा की बात करें, वहां पर आपका ये टॉप लूजर है। पहले 5 बड़े काउंटर्स जिनमें गिरावट थी। उसके अलावा बजाज फिनसर्व, बजाज फाइनेंस, दोनों में ही आपको कल 7% तक की गिरावट बजाज फाइनेंस में दिखी थी, आज भी वो कंटिन्यूड दिखी। आज वहां गिरावट थी 2-2.5% की, और बजाज फिनसर्व में भी आपको लगभग 3% तक की गिरावट देखने को मिली। उसके अलावा जो स्मॉल कैप काउंटर्स थे, उसमें भी फाइनेंस के कुछ काउंटर्स जो हम लेकर आए जो टॉप लूजर्स थे, उसमें LIC हाउसिंग फाइनेंस है, AB कैपिटल जैसे काउंटर्स है। तो आज मेजरली आपको जो बड़ी चंक ऑफ प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली वो बैंक्स और फाइनेंशियल से देखने को मिली। सबसे ज्यादा लीड किया उन्होंने इस गिरावट को, और उसके बाद आपके दूसरे स्पेसेस आए लाइक IT, और उसके अलावा मेटल, ऑटो और PSE स्पेस हालांकि हरे निशान में जरूर था। आप गेनर्स की बात करें तो वही पावर स्टॉक्स और वो भी PSE सरकारी कंपनी लाइक NTPC जैसे स्टॉक से सहारा मिला। एनर्जी पैक्स कुछ सपोर्ट मिला। रिलायंस एटलीस्ट आधे से 1% की बढ़त दिन भर रही, उसमें एक वॉलेटाइल मूव जरूर थी, लेकिन स्ट्रेंथ के साथ ही दिन भर रिलायंस ने काम किया। और ONGC में तेजी थी। उसके अलावा कुछ स्पेसेस जहां पर मूव बनी हुई है,
ऑटो पैक की बात हो, कुछ सेलेक्टिव ऑटो काउंटर्स है, ऑटो एंसिलरी में आपके टायर स्टॉक्स हो, बालाकृष्णा जैसे स्टॉक्स हो, उनमें आपको एक मूव देखने को मिली। इसी के साथ MRF हो, सीएट हो, इनमें मूव थी। तो टायर स्पेस ये स्टॉक्स चल रहे थे और दूसरा स्पेस जो चल रहा था वो था लाइफ इंश्योरेंस स्पेस। उसके अलावा सारे स्पेसेस में आपने गेन्स इरोड होते हुए देखे, शॉर्ट्स पोजीशन देखी, सेल ऑन राइस का बाजार देखा और उसके बाद अभी आप फिलहाल देख रहे हैं 17,800 के तो ऊपर हम बंद हुए हैं। जो अभी यहाँ से रुद्रा भी बात कर रहे थे जिसकी कि यहाँ से अगर हम ऊपर की तरफ बंद होते हैं लेकिन उन्हें थोड़े दिन का पेन दिख सकता है और लेकिन क्रूशल सपोर्ट इस वक्त 17,800 जरूर बचा है अभी की क्लोजिंग में जो आप देख रहे हैं। ओवरनाइट कैसे क्यूज रहते हैं, वीकेंड पर क्या बड़े ट्रिगर्स ग्लोबल मार्केट से आते हैं और सोमवार से तो अर्निंग्स का ट्रिगर है, उस पर हम कैसे रिएक्ट करते हैं। तो बाजार ओवरऑल इस पूरे हफ्ते नेगेटिव गेन्स के साथ ही क्लोज होता हुआ दिखाई दे रहा है और इसमें आज की फॉल और कल की फॉल को देखें तो बैंक्स का भी एक बड़ा कंट्रीब्यूशन, प्रॉफिट गेन, प्रॉफिट बुकिंग और प्रॉफिट जो इरोड हुए वो जरूर कंट्रीब्यूशन देखने को मिलेगा। शो को फिलहाल यहीं समेटते हैं। रुद्रा और राजेश, आप दोनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया, आज आपने समय दिया, ये स्ट्रैटेजी हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर की। तो शुभोता, नाइस वीकेंड। सोमवार को फिर मुलाकात होगी, हमारे एक्सपर्ट से बात करेंगे कि क्या नई स्ट्रैटेजी अब बनानी चाहिए। चलिए सोमवार को मुलाकात होगी। नमस्कार।